हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंडस एड। अब हम लोग जो है हमारी सिविक्स का एक नया चैप्टर है कास्ट रिलीजन एंड जो जेंडर कास्ट रिलीजन जो वाला जो चैप्टर है हम लोग उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम लोग जो है तीन मेन मुद्दों में हम डिस्कशन करेंगे। एक है जेंडर, दूसरा हम लोग बात करेंगे रिलीजन के साथ में, और तीसरा हम बात करेंगे कास्ट के साथ में। तो हम लोग इसको तीन एस्पेक्ट के साथ में आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और कनेक्टिविटी हम लोग देखेंगे कि किसके साथ में होगी, पॉलिटिक्स के साथ में होगी। तो पहली चीज हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले ना, पहली चीज हमारी होगी वो होगी जेंडर। जेंडर जो हमने बात करते हैं जो मेल और फीमेल में क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मेल फीमेल ये वाला जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं ये हमारा कौन सा हो गया, ये बायोलॉजिकल हो गया। ये हमारा बायोलॉजिकल जो है हमने कहा, ये हमने इसको इस बेसिस पे हमने इसको डिस्क्रिमिनेट किया। दूसरा एक हमारे पास में और है, वो है हमारा अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। अब देखिए सोसाइटी क्या कहती है इस बात में, ये बायोलॉजिकल चेंजेस हैं कि मेल और फीमेल के बीच में है। अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी हम लोग अगर चीज देखते हैं ना, तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो है कई चीजें, जो एक स्टीरियोटाइप जो लोग हैं, जो हमने कहा ऐसे सारे के सारे लोग हैं जो मतलब एक डिस्क्रिमिनेशन को फॉलो करते हैं और हमेशा एक पैट्रियार्कल सोसाइटी का पार्ट रहे हैं ना, वो लोग हमें क्या हमेशा क्या चाहेंगे कि उन्होंने क्या कर रखा है, क्लासिफिकेशन कहते हैं वॉट वुमेन कैन डू and what men can do। तो इन्होंने जो ये स्टीरियोटाइप्स ये लोग थे, इन्होंने सोसाइटी ने ये चीज बनाई है, क्या काम ऐसे हैं जो वुमेन्स कर सकती है, ऐसे कौन से काम है जो मेन कर सकते हैं। तो ये जो है क्लासिफिकेशन जो किया गया है ये सोसाइटी ने किया है। ये जो यहाँ पे स्टीरियोटाइप जो लोग हैं वो लोग इनको कर रहे हैं। और हमने कहा जो बायोलॉजिकल है वो मेल फीमेल है। उसमें आपने देखा होगा ना, कई बार आप चीजें देखते हो कि जो घर के काम है सारे के सारे, झाड़ू पोछा बर्तन क्लीनिंग कपड़े धोना, ये सारा का सारा काम किसका है, ये सारा का सारा वुमेन का है। और लेकिन मेन का क्या काम है, जो बाहर जाके अर्निंग का काम है वो मेन का है, ठीक है। अब यही काम जो क्लीनिंग देख लीजिए आप, चाहे वॉशिंग देख लीजिए, कुकिंग देख लीजिए, ये सारे काम भी मैन भी बाहर जाके करता है, बट उसके बदले उसको पैसे मिलता है। और यही सेम काम वुमेन घर में करती है, बट उसको किसी भी तरह का वहां पे कोई पेमेंट नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि जेंडर जो है किस तरीके से यहाँ पे एक रोल प्ले करता है। तो हम लोग इस चीज को ऐसे देखेंगे। हमने कहा यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ऐसे सारे लोग जो चाहते हैं कि एक इक्वल, जो हमने कहा इक्वालिटी होनी चाहिए किस किस के बीच में, मेन और वुमेन के बीच में, वो लोग होते हैं फेमिनिस्ट, ठीक है। और वो सारे ऐसे प्रोग्राम चलाते हैं जैसे ये इक्वालिटी उनको मिल पाए, तो उन मूवमेंट्स को हम कहते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो हमने कहा हर ऐसे आदमी जो चाहते हैं कि मैन और वुमेन के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए, उनको सेम वेजेस वगैरह मिलनी चाहिए, उनको समाज के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ऐसे सारे लोग फेमिनिस्ट होते हैं। और वो जो उनको इक्वालिटी दिलाने के लिए जो मूवमेंट चलाते हैं उनको हम फेमिनिस्ट मूवमेंट्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारा एक पहला मुद्दा हो गया। दूसरा हमने कहा पेट्रियार्कल सोसाइटी। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हमारी जो एंशियंट जो हिस्ट्री रही है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या है, हमेशा हमारे इंडिया के अंदर मेल डोमिनेंस रहा है, ठीक है। मेल डोमिनेंस की हम लोग बात करते हैं, जहाँ पे जो है हमेशा जेंट्स जो डोमिनेंस में रहा है वो हमेशा फीमेल पे डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करता है। पहले के टाइम में क्या होता था, शादी से पहले पापा है भाई है उनका डोमिनेंस रहता था, शादी के बाद में हस्बैंड का रहता है, और उसके बाद में उनके बच्चों का डोमिनेंस रहता है। तो मतलब फीमेल के ऊपर हमेशा हम लोग क्या देखते हैं कि फीमेल हमेशा जो है किसी ना किसी की डोमिनेंस में रहती है। जो ये मेल डोमिनेंस होता है उसी को हम पेट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। फिर हुआ सिलेक्टिव अबॉर्शंस। अब जो है हमेशा हर आदमी ये चाहता था कि उसके घर में लड़का ही पैदा हो, तो उसके लिए पहले क्या किया जाता था कि जो मतलब चेक वगैरह करवा देते थे, और उसके बाद में जो अगर लड़की होती थी तो उसको मतलब जो जन्म देने से पहले ही मरवा दिया जाता था, ठीक है। तो ये चीज होती थी सिलेक्टिव अबॉर्शन। अगर मेल है तो उसको पैदा होने दिया जाता था, अगर वो फीमेल है तो उसका अबॉर्शन करवा दिया जाता था। तो ये चीजें भी हमें देखने को मिल रही है। फिर हमने कहा बहुत सारी स्टीरियोटाइपिंग थिंग है कि हमने कहा काम के मामले में, वेजेस के मामले में कहते हैं कि जो फीमेल्स होती है वो कमजोर होती है, तो वो ज्यादा काम नहीं कर सकती मेल्स के मुकाबले, तो उनको वेजेस भी उसके मुकाबले कम मिलनी चाहिए। तो ये सारे ऐसे लोग हैं जो स्टीरियोटाइप है, जो पुरानी सोच रखते हैं। वो लोग क्या कहते हैं कि जो मेल हमेशा जो है, अगर मेल और फीमेल सेम काम कर रहे हैं तो जो प्रोफिशिएंसी हमें देखने को मिलेगी वो मेल के काम में मिलेगी, फीमेल के काम में नहीं मिलेगी। तो ये सोच किसकी है, ये स्टीरियो
टाइप टाइप के लोग किए। फिर हमने कहा डिवीजन ऑफ लेबर्स है, हमने कहा जो सारा हाउस होल्ड वर्क है वो कौन करेगा, वो वुमेन्स के लिए हमने क्लासिफाई कर दिया। अर्निंग का काम जो है हमने कहा ये जो मेल्स का काम हो गया, तो ये डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया गया है। तो ये काम तुम्हारे लिए है, ये काम तुम्हारे लिए है, तो ये पूरा इस तरह का हम इसमें जेंडर में पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग जो है पहले ये चीज देख लेते हैं कि आगे हम लोग, ठीक है, ये चीजें हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। पहले हम लोग हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो मैंने कहा जेंडर एंड पॉलिटिक्स, हमने हमेशा ये चीज देखी है कि हम बहुत इक्वालिटी की बात करेंगे, मेल और फीमेल को सेम वो मिलनी चाहिए, बट अभी भी सोसाइटी में उस तरह की इक्वालिटी हमें देखने को नहीं मिल रही है। अभी भी जो है मेल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, उनके काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो हमने कहा जो हम एक वर्ड के साथ इसको कनेक्ट करेंगे पॉलिटिक्स के साथ में। तो अभी तक आप देख रहे हो कि मैंने कहा आपको कि जो है पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन जो है भी वुमेन्स का कम है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन जो है हमने कहा लो रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है किसका, वुमेन्स का। क्यों? अब हम लोग कह रहे हैं कि फेमिनिस्ट बहुत सारे मूवमेंट चल रहे हैं जिसमें इक्वालिटी की बात की जा रही है, जिसमें उनके जो हम बात करेंगे उनको बहुत सारे पावर्स दी जाए, उनको इक्वालिटी दी जाए, उनके लिए भी बहुत सारे लॉज पास किए जाए। लेकिन ये कौन करेगा जब आप उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दे ही नहीं रहे हो? आप उनको जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है या जो सेंट्रल अथॉरिटी है वहाँ पे अगर आप उनको दोगे ही नहीं रिप्रेजेंटेशन, तो किस तरीके से मुद्दे पे बात कर सकती है? अगर मान लो आप उनको रिप्रेजेंटेशन देते हो, उस बेसिस में क्या होगा, बहुत सारे जो है लॉज बनाएंगी हो, वो खुद अपने लिए मुद्दे उठाएगी, खुद जो है अपने पॉइंट उठाएगी और अपने लिए ऐसे सारे लॉज बनवाएगी जिनमें क्या होगा, उनको इक्वालिटी की बात की जाएगी, ठीक है। तो पॉलिटिक्स में अभी जो वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि चाहे वो आप देख लो सेंट्रल लेवल पे देख लो, चाहे आप जो है हमारे जो है स्टेट लेवल पे देख लो, लोकल लेवल में जरूर हम लोग कह सकते हैं कि जो 1/3 सीट्स हैं वो रिजर्व्ड है किसके लिए, वुमेन्स के लिए, ठीक है। ये जो 1/3 सीट्स हैं ये रिजर्व है किसके लिए, वुमेन्स के लिए। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो अभी तक जो है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की बात की जाती है, ओनली 5% वहाँ पे हमें वुमेन्स देखने को मिल रही है। तो अब जब लॉ मेकिंग जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, आप वहाँ पे वुमेन्स को रिप्रेजेंट करने ही नहीं दे दोगे तो उनके लिए लॉज बनेंगे कैसे? तो अभी भी हमारे यहाँ पे अगर हम बात की जाए तो जेंडर इनइक्वालिटीज या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमें पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है। इसके पीछे पुरानी सोच भी होती है कि लेडीज को अगर ज्यादा ग्रो करवाया जाएगा तो वो लोग क्या करेंगे, हर जगह से। अब हम लोग सोसाइटी की बात करते हैं। अब जो है कोई भी है सोसाइटी के अंदर जो है क्या कहा जाता है उसमें कि जो है आपने क्या कर रखा है कि जो घर का है, घर में जो काम है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब लेडीज करेंगी सारा काम, वो जेंट्स के मुकाबले ज्यादा काम कर रही हैं, फिर भी उनको वेजेस बहुत कम मिलती है और उनके काम को कंसीडर भी नहीं किया जाता एज ए काम। क्योंकि अब बाहर से कोई भी आदमी आएगा जो 7 घंटे काम करके आया तो उसको घर में आते ही ट्रीटमेंट होगा, अरे सुबह से काम करके आया, बट वो लेडी जो उससे पहले उठ के काम कर रही है उसके बाद में जाके सोएगी, फिर भी उसके काम को काम की तरह कंसीडर नहीं किया जाता कि बोले 24 घंटे घर में ही तो रहती है। तो ये सब चीजें होती है, मतलब सारा काम करना, उसको खाना भी पकाने से लेकर छोटे बच्चे तक की पूरी देखभाल तक की जिम्मेदारी किसकी होती है, वुमेन्स की होती है यहाँ पे, ठीक है। आगे की तरह हम देखते हैं, उनका है हाउसवर्क और चाइल्ड रियरिंग है कि मेन आपका यही काम है। अब जो है यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर विद इन फैमिलीज। इस पे क्वेश्चन भी बनता है कि स्टीरियोटाइप थिंकिंग है ना ये, कि आपने क्या कर रखा है फैमिलीज के अंदर एक सेक्सुअल डिवीजन होता है लेबर का कि ये काम लेडीज के लिए और ये मेल्स के लिए है, तो इस तरीके से यहाँ पे होगा। यहाँ पे अब जो है यही सारे काम जो लेडीज कर रही है वो आदमी भी करेगा अगर उसको उसके बदले पैसा मिलेगा। तो वो आप देखो होटल्स में शेफ होते हैं, अब मेल नर्सेज भी होती है, आपने देखा है डोमेस्टिक जो है वर्कर्स भी होते हैं, ऐसे सारे काम करने वाले मेल्स। तो ये उस तब करते हैं जब उनको इसके बदले पेमेंट दी जाए, बट वो घर आके वो काम नहीं करते हैं, वो सारे काम किसके हैं, वो लेडीज के हैं, ठीक है। डिस्पाइट वुमेन एंगेजिंग वेरियस पेड एंड अनपेड वर्क, देयर कंट्रीब्यूशन आर अंडर वैल्यूड एंड अनरिकग्नाइज्ड। उनकी वैल्यू भी कम होती है, उनको ज़्यादा रिकग्नाइजेशन भी नहीं मिलती है यहाँ पे। तो हमने ये चीज़ देख ली है कि पब्लिकली जो है वुमेन का पार्टिसिपेशन हमें कम देखने को मिल रहा है। अब देखा हमने ये पॉलिटिक्स है जो अभी मिनिमल ही है, मैंने अभी आपको बताया कि बहुत मिनिमल है, बहुत कम पार्टिसिपेशन उनको दिया गया है। आगे की तरफ हम चल रहे हैं,
आगे की तरफ हम कैसे चल रहे हैं, पुशिंग फॉर चेंजिंग इन वोटिंग एंड पब्लिक ऑफिशियल। अब जो हम बात कर रहे हैं, अभी हम लोग काफ़ी सारी चेंजेस लेके आ रहे हैं। अब हमने कहा कि उनको बहुत सारे इक्वल राइट्स देने की बात की जा रही है, जैसे अभी G20 हुआ था, उसमें वुमेन रिप्रेजेंटेशन के ऊपर काफ़ी बातें की गई है। अब मतलब चेंजेस की तरफ लाया जा रहा है उनको, मतलब वोटिंग वगैरह की तरफ उनको लाया जा रहा है। पब्लिक जो हम बात करें ऑफिशियल एलिजिबिलिटी की बात की जाती है, तो वहाँ पे हर जगह क्या है, यहाँ पे मेल्स का हम लोग देख रहे हैं कि अब जो है फीमेल को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। अब हमने कहा वुमेन्स जो है घर के बाहर भी काफ़ी काम करती है, ऐसे नहीं कि घर में सिर्फ झाड़ू पोछा कर लिया। आपने कहा वो जो है फार्म में भी काम कर रही हैं। हमने उनको कहा कि डोमेस्टिक हेल्पर के रूप में, जो उनको हम बोलते हैं ना मेड वगैरह है, उनके ऊपर काम कर रहे हैं। ऑफिस में जो मिडिल क्लास है वहाँ पे ऑफिस में भी वो काम कर रहे हैं। फिर अब जो है एक चेंज आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि जो है पहले ज़्यादा पेट्रियार्कल सोसाइटी होती थी, डोमिनेंस ज़्यादा होता था, क्योंकि सारा पैसा मेल अर्न करता था तो वो फीमेल को देता था। अब फीमेल जब कमाने लग गई तो उसने बोला मैं डोमिनेंस भी नहीं सहूंगी और मुझे तुम्हारे पैसे भी नहीं चाहिए, ये होता था। अब जो ये चीज़ समझना, अब आदमी को जो है ना, अब जब ये अर्न कर रही है, लेडी अर्न कर रही है, पैसा कमा रही है, सब कुछ, लेकिन ये जो है बोलते हैं ना उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बड़ा धक्का पहुंच जाता कि कैसे मैं एक लेडी की जो है अर्निंग्स ले सकता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो ये मतलब एक बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना स्टीरियोटाइप थॉट है कि मेल्स फीमेल्स कैसे बाहर जाके काम कर सकती है। तो ये चीज़ें हमें इस पिक्चर से दिखाई दे रहे हैं कि इस आदमी को गुस्सा आ रहा है कि कैसे एक लेडी बाहर जाके काम करके पैसा अर्न करके ला सकती है, कैसे उसके बराबर आके खड़ी हो सकती है। तो ये हमारे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, अभी भी है ये सोसाइटी में। चेंजेस भी काफ़ी आए हैं, हम ये चीज़ मान रहे हैं चेंजेस भी आ रहे हैं। अब मैंने कहा आपको कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की अभी अपने बात करी कि अब धीरे धीरे अगर हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा ही नहीं तो हम किस तरीके से जो है लॉ मेकिंग की तरफ जाएंगे, किस तरह के हमारे लिए जो है लॉज बनेंगे, किस तरीके से जो है हमारा चेंज आएंगे हमारी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि हमें आप पॉलिटिकल दे ही नहीं रहे हो रिप्रेजेंटेशन। तो वुमेन्स कैसे आवाज़ उठाएगी अपने खुद के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सारी चीजें उठाई जा रही। तो मैंने अभी आपको कहा कि फेमिनिस्ट जो मूवमेंट्स क्या होते हैं, द मूवमेंट्स रेज्ड बाय वुमेन टू गेट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। मैंने कहा ऐसे सारे के सारे लोग जो है कि चाहते हैं कि वुमेन्स को इक्वल राइट्स मिले, उनको जो पर्सनल लाइफ में इक्वल राइट्स मिले, फैमिली लाइफ में इक्वल राइट्स मिले, तो उनको हम फेमिनिस्ट लोग कहते हैं। और वो जो मूवमेंट्स चलाते हैं उनको हम फेमिनिस्ट मूवमेंट्स कहा करते हैं, ठीक है। आगे की तरफ हम चलते हैं। जेंडर डिवीजन है, हमने देख लिया है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो रहा है। अब जो है हमने कहा जेंडर डिवीजेशन में भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। फिर हमने कहा पॉलिटिकल अब चीज़ें भी काफ़ी चेंज हो रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, वुमेन्स का रोल जो है पब्लिक लाइफ में अब चेंज हो रहा है। अब क्या है, चीज़ें बदल रही है। अब काफ़ी सारे जो है उनको में कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि इतने सीटें जो है वुमेन्स के लिए भी रिजर्व होनी चाहिए। अब जो हमने कहा पेट्रियार्कल सोसाइटी हमेशा रही है, तो अभी भी जो है हम कह सकते हैं पूरी तरीके से हम जो है मेल डोमिनेंस से बाहर नहीं आ पाए हैं। अभी भी डिफरेंट लेवल पे जो है वो हमें डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ऑप्रेस करते हैं। हमने देखा है हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें मिलती है। आपने देखा डोरी है, दहेज प्रथा जो है वो अभी भी हमारे यहाँ पे है। दूसरा हमने कहा कि जो है डोमेस्टिक वायलेंस हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। ये सारी चीज़ें जो है अभी भी समाज में हो रही है। ऐसा नहीं है कि लेडीज जो पढ़ ली है लिख ली है तो उनको आपने बहुत सोसाइटी में डोमिनेंस मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें, डोरी के खिलाफ बहुत कानून बन चुके हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ बहुत कानून बन गए, लेकिन अभी भी हम कह रहे हैं सोसाइटी से क्या डोरी खत्म हो गई, नहीं। अभी भी दहेज जो है वैसे ही लिया जा रहा है। हम नहीं कह सकते पूरी तरह से वो बैन हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम कह रहे हैं धीरे धीरे ये चीज़ें बदलेगी। जब बदलेगी, जब लेडीज़ को खुद को वहाँ पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, जब वहाँ पार्टिसिपेट, जब वो खुद लेडी करेगी, वो खुद के लिए लॉज बनाएगी, तब ये इन सब चीज़ों में ज़रूर जो है हमें चेंज देखने को मिलेगा। आगे की तरफ हम चलते हैं। जब पैट्रियार्कल सोसाइटी मैंने आपको पूरी पूरी बता दी है। अब देखिए क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम लोग डिस्कस करते हैं इसके अंदर। तो मैंने कहा सबसे ज़्यादा जब भी हम किसी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास में आती है लिटरेसी रेट, ठीक है। लिटरेसी रेट मतलब कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, ठीक है। लिटरेसी रेट की जब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे इंडिया में, तो मेन में तो है 74%। मेन की जो हमें मिलती है वो मिलती है 74%। और वहीं पे हम लोग जब बात करते हैं वुमेन्स की, तो वुमेन में हमें मिलता है केवल 54%, ठीक है। तो मतलब ये तो हो गया 76%, सॉरी थोड़ा सा, ये तो है 76% और वुमेन्स में है 54%,
ठीक है। तो अभी भी हमने कहा कितना चेंज है इसमें, अभी भी मेल और वुमेन जो है, हमने कहा मेल और फीमेल जो है उनकी लिटरेसी रेट में भी बड़ा फर्क है। तो अब ये हमने कहा कि वुमेन्स जो है, आप देख रहे हो 54% है, कुछ ही की वुमेन्स होती है, जो रूरल एरियाज़ की बात कर रही हूँ मैं, वहाँ पे उनको कुछ ही लेडीज़ को जो है अब हायर स्टडीज़ के लिए आगे भेजा जाता है। फिर भी अगर आप देखोगे तो वुमेन्स है, गर्ल्स जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है एजुकेशन के मामले में। उनको बहुत आप मतलब उनको बहुत कम जो है आप सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो, आप रिसोर्सेज कम प्रोवाइड करा रहे हो, फिर भी वो एक अच्छा मतलब परफॉर्मेंस अगर उनकी देखी जाए तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। अब इसके बाद में हम लोग चीज़ें देखेंगे, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, या हमने कहा कि जो कोर्ट क्या कर रहे हैं हमारे लिए उन्होंने, तो वो हम देखते हैं। तो अब जो है क्या है, यहाँ पे एक जो है इक्वल रीम्यूनरेशन एक्ट जो है 1976 में पास हुआ था, जिसमें बात की गई थी कि इक्वल वेजेस मिलने चाहिए। अगर सेम प्लेटफॉर्म पर एक मेल और फीमेल काम कर रहा है तो फिर वहाँ पे जो है मेल को और फीमेल को बराबर वेजेस मिलने चाहिए। यानी इस बेसिस पे नहीं कि फीमेल जो है उनकी प्रोफेशनली अच्छी नहीं होती है तो उसके बेसिस पे उनको कम वेजेस दी जा रही है, और जो मेल्स को जो आप कहा जाता है कि बहुत अच्छा काम करते हैं तो उनको ज़्यादा वेजेस की दी जा रही है। तो ऐसा नहीं हो सकता है। रीम्यूनरेशन जो एक्ट आया था 1976 में, उसके बाद से दोनों को एक जैसे काम के लिए इक्वल वेजेस दी जा रही है। ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे, अभी बहुत ज़्यादा मैंने कहा सिलेक्टिव अबॉर्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पहले ही चेक करवा लिया जाता है कि गर्ल है या बॉय है, क्या है, उसके बेसिस में अगर गर्ल होती है उसको जो है पेट में ही मरवा दिया जाता है। भ्रूण हत्या जिसको हम कहते हैं ना, इसकी वजह से हमारे चाइल्ड सेक्स रेशियो है जो बहुत कम हो गया है, अब केवल वो 914 ही रह गया है। ये हमारा बहुत चिंता का विषय हो चुका है। अब ये बोला जाएगा कि सेक्स रेशियो क्या होता है, तो हमारे कंट्री के अंदर मेन और वुमेन का जो हम मानते हैं कि पर 1000 पे कितनी गर्ल्स है, तो हमारे यहाँ पे केवल 914 गर्ल्स है पर 1000 पे। तो ये बहुत मतलब ऐसी चीज़ें हो रही है। तो अब जो है, अब इसके लिए कानून बनाए गए हैं कि अगर कोई भी डॉक्टर इसका चेक करते हुए मिलता है कि वो जो है सोनोग्राफी करके बता रहा है कि मेल है, मतलब अंदर जो है गर्ल है या बॉय है, तो उनको बहुत कड़ी सज़ा मिल रही है यहाँ पे। फिर हमने उसके बाद में आगे कहा कि ऐसे सारे मतलब उनको गर्ल्स के लिए भी बहुत सारे गवर्नमेंट कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनके लिए सुकन्या योजना शुरू करी जा रही है, बहुत सारी जो है उनके लिए चीज़ें यूज़ की मतलब शुरू की जा रही है, ताकि वो जो ये सब चीज़ें हो रही है जिससे भ्रूण हत्या जैसी चीज़ें रुक सके। ठीक है। अब हमने कहा जो अर्बन एरियाज है वो भी अनसेफ है वुमेन्स के लिए। कैसे है? क्योंकि उनके जो वर्किंग प्लेस होते हैं वहाँ पे ऐसे जो होते हैं ना बिल्कुल नेगेटिव जो लोग होते हैं, वो लोग आके वहाँ पे उनको मतलब उनके साथ छेड़छाड़ वगैरह ऐसी सारी चीज़ें करते हैं। तो हमने कहा अर्बन एरियाज जो हैं वो अनसेफ है वुमेन के लिए। ठीक है। तो ये सारा हमने देखा किस तरीके से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारी कंट्री में हो रहा है वुमेन्स के साथ में। मतलब आज आज़ादी के इतने साल बाद में भी जो है इक्वालिटी हमें पूरी तरह से देखने को नहीं मिल रही। अब दूसरी स्टोरी की तरफ चलते हैं, वो है हमारे रिलीजन की तरफ। ठीक है। रिलीजन मतलब धर्म। हमारे यहाँ पे आपने देखा हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी है धर्म की, हर धर्म के लोग हमारे यहाँ पे रहते हैं। फिर उसके बाद कम्युनिज्म। कम्युनिज्म जब एक से मतलब जो दो धर्म होते हैं आपस में, उनमें जब कम्युनिटीज होती है उनके बीच में धर्म को लेके जो लड़ाई झगड़ा होता है उसको कम्युनिज्म कहते हैं हमने। जो हिंदू मुस्लिम वाले जो होते हैं ना कम्युनिटी के बेसिस पे जो लड़ाई झगड़े हमें देखने को मिलते हैं, ये मेनली जो मीडिया फैलाती है, इसमें लोगों का इतना रोल नहीं होता, उनको इतना भड़का दिया जाता है जिससे कम्युनिज्म जैसी चीज़ें होती है। ठीक है। फिर पॉलिटिक्स में ये कम्युनिज्म किस तरीके का रोल प्ले करता है वो हम चीज़ें आगे इसमें देखने वाले हैं। अब क्या है, मतलब धर्म के नाम पे या हमने कहा कम्युनिटी के नाम पे ना बहुत ज़्यादा जो है वोट गेम खेला जाता है। हर जब यूँ लगता है कि एक एरिया है वहाँ पे जिस कम्युनिटी की मेजॉरिटी होगी उसके बेसिस पे क्या है वो वहाँ का वोट गेम खेला जाएगा। वहाँ पे क्या उसी आदमी को जो है कैंडिडेट बना के खड़ा किया जाता है जहाँ पे उनकी मेजॉरिटी हो, ताकि ज़्यादातर लोग जो है रिलीजियन सेंटिमेंट्स के नाम पे, कास्ट के नाम पे वो वोट मांग सके और उनकी पार्टी जीत सके। ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होती है। अब हमने कहा इश्यूज कंसर्निंग ऑफन बीन ओवरलुक्ड। अब इसमें हमने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमने कहा कि बहुत चीज़ें वुमेन्स की ओवरलुक की जा रही है सारी की सारी। ठीक है। फिर हमने कहा अगर प्रोपोर्शन ऑफ इलेक्टेड वुमेन अगर मेंबर्स की बात माने, ये थोड़ा सा हम लोग इसका देख लेते हैं पहले कि वुमेन्स के साथ में कहाँ कैसे हो रहा है वो देख लेते हैं हम। तो लोकसभा के अंदर जो है 12% 2014 में था, लेकिन हमने कहा कि अगर आपने कहा लोकसभा में जो है हमारे पास में 12% है अगर, तो फिर हमने कहा लेकिन स्टेट असेंबलीज जो हमारी लॉ मेकिंग है, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उसके अंदर तो केवल 5% ही है। जब 5% ही है तो लॉज ही नहीं बनेंगे, लॉज नहीं बनेंगे तो आप क्या वहाँ पे एग्जीक्यूट करवाओगे। तो यहाँ पे क्या है, अभी भी हमारे पार्टिसिपेशन बहुत कम है। फिर हमने कहा इसके सॉल्यूशन करने के लिए एक फेयर प्रोपोर्शन वुमेन्स को होना ही चाहिए।
फिर हमने कहा लोकल लेवल पे मैंने आपको बता ही दिया है कि पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ जो होती है वहाँ पे 1/3 सीट जो है वुमेन्स के लिए इलेक्ट मतलब वहाँ पे रिजर्व होती है, जिससे 10 लाख के करीब जो वुमेन्स है वो वहाँ पे इलेक्ट होके आएगी। ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं। और भी हमारे यहाँ पे इस तरह के जो है अभी कम्युनिज्म वगैरह ये हम भी चीज़ें देखेंगे। तो वुमेन्स की सुधारने की कोशिश की जा रही है, बट सोच भी थोड़े स्टीरियोटाइप जो लोग हैं उनकी भी प्रॉब्लम्स है हमारे यहाँ पे ज़्यादा। ठीक है, अब हमने कहा कम्युनिज्म मैनिफेस्ट इन वेरियस वेज इन पॉलिटिक्स। जो कम्युनलिज्म है ना, ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करता है। एवरीडे बिलीव्स जो है हम लोग बात करते हैं कम्युनलिज्म को लेकर, जो है जो हम लोग एक चीज़ देखना चाहते हैं कि इसमें जो है रिलीजियस प्रीजुडिसेस क्रिएट की जाती है, मतलब अवधारणाएं बनाई जाती है, नहीं ये जो कम्युनिटी है ना ये ऐसे ही करती है, ये हमेशा मार धाड़ करती है, ये मतलब ये दूसरी कम्युनिटी को पसंद नहीं करती है, मतलब इस तरह के प्रेजुडिसेस जो है वहाँ पे बनाए जाते हैं। स्टीरियोटाइप जो लोग हैं उनको लगता नहीं हमारी कम्युनिटी ही ऊपर होनी चाहिए, दूसरी कम्युनिटी हमारे हमेशा हमसे इन्फीरियर ही होनी चाहिए, वो कभी हमसे सुपीरियर नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है हमें डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। ठीक है, also ingrained in society that they often go unnoticed even by those who hold them। अब इसमें जो है सारी चीज़ें आप लोग देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें सारा जो चीज़ें हैं कि इसमें यही सोचे सारे दिन लगी रहती है कि नहीं उस पार्टी से उस कम्युनिटी से हमें आगे निकलना है, वो कहीं जो है पॉलिटिक्स में आगे ना निकल जाए। तो इसी चीज़ को क्या है, अब वो लोग स्केच करते हैं पॉलिटिशियन और वो इसी को मुद्दा बना के जो है इलेक्शन लड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो स्टीरियोटाइप सोच है ना, अब बदलाव आ सकता है, लिटरेट हो रहे हैं, लिटरेसी रेट बढ़ रही है, तो इन चीजों से ऊपर उठा जा सकता है, बट नहीं, ये अपने मतलब के लिए क्या है, इन चीजों को ज्यादा पुश करते हैं। ठीक है, क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस, हर पार्टी चाहती है कि मेरी जो कम्युनिटी हो वो डोमिनेंस में हो। अगर मेरी कम्युनिटी अगर डोमिनेंस में होगी ना, तो मैं क्या, कोई भी अगर लॉ बनेगा तो पहले मेरे बारे में सोचा जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी के बारे में सोचेगा। तो हर कम्युनिटी यही चाहती है। ठीक है, communal minds may seek political dominance for their religious community. Majority communities aim for majoritarian dominance while minority communities may desire a separate political unit। अब इसमें क्या होता है, मेजोरिटी चाहती है कि मेरी तो पार्टी बन जाए, और माइनॉरिटी क्या चाहती है, मुझे तो आप यूं करो, मेरे लिए एक अलग ही आप सेपरेट यूनिटी बना दो ताकि इजी रहे मेरे लिए। तो मतलब ये पॉलिटिक्स के साथ में ये चीजें हो रही है, हम एक पॉलिटिक्स जो है उनको बांट रहा है और ज्यादा। ठीक है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन अलॉन्ग रिलीजियस लाइंस। अब बहुत ये चीज़ें देखिए, ये बहुत ज़्यादा है कि पॉलिटिक्स जो है अब रिलीजियस लाइंस की तरफ ज़्यादा आ रहा है। तो हमने कहा कम्युनलिज्म जो है, जो मुद्दा है ना, जो हमने कहा जो उनके बीच में लड़ाई झगड़ा है ना, उसके सबसे ज़्यादा हम लोग बात करेंगे ये पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है। अगर कहीं शांति होती भी दिखेगी ना, तो पॉलिटिकल ये जो होते हैं ना जो लीडर्स, ये इस चीज़ को और भड़काएंगे। हमने कहते हैं आग में घी डालने वाला काम करते हैं, तो यहाँ पे यही है। तो कैसे हो गए, उनके पवित्र कोई सिम्बॉल्स ले लिए हैं, कोई उनके जो हेड होते हैं उनका नाम ले लिया गया, ये धर्म के नाम पे जो है उनसे रिक्वेस्ट की जाती है, या उनको बताया जाता है कि भाई आपका धर्म खत्म हो जाएगा अगर हमारी पार्टी चली गई, तो दूसरी पार्टी अगर रूल करने आ गई तो वो क्या करेगी, आपके धर्म को बिल्कुल खत्म कर दे। मतलब इस तरह के उनसे वादे किए जाते हैं, उनसे इस तरह की बातें की जाती है, जिससे क्या होता है कि वो लोग मतलब डर बोल लो, आप सेंटिमेंट्स बोल लो, ये क्या बोल सकते हैं, उसके चक्कर में वो लोग क्या करते हैं, इस चक्कर बहकावे में आ जाते हैं रिलीजियस के नाम पे, और जो है उनके पीछे हो लेते हैं और इस खाई को कभी भरने ही नहीं देते। अब हमने क्या कहा, इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स दिस कैन इन्वॉल्व अपीलिंग टू द इंटरेस्ट और इमोशंस ऑफ वोटर्स फ्रॉम ए स्पेसिफिक रिलीजन। हर जगह का स्पेसिफिक रिलीजन, मतलब ये रिलीजन यहाँ पे जो है मेजॉरिटी में, चलो इसका फायदा उठाया जाए और उसके बेसिस पे वो जो है उनसे वोट की अपील करने लगते हैं। अब अगर उस टाइम में कम्युनल वायलेंस हो जाए तो और ही भी बड़ी बात है, उसको और मुद्दा बना लिया जाता है और उसके बेसिस पे फिर लड़ाई लड़ी जाती है। ठीक है, अब हमने कहा इन दिस वर्स्ट फॉर्म कम्युनलिज्म लीड्स टू वायलेंस, रॉयट्स एंड मैसेकर्स। जब आप इस तरीके की कम्युनलिज्म वाली बातें करते हो तो उसमें क्या है, एक दंगे फसाद ये सब चीज़ें होने की बात होती है। आपने जब याद हो आपको, जब हमारा पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान में, जो हमें वायलेंस देखने को मिला, जो कम्युनलिज्म हमें देखने को मिला ना, वो मतलब बिल्कुल सोच से परे वाली बात थी। वही लोग पहले इंडिया में बहुत प्रेम से एक साथ रह रहे थे, बट कम्युनलिज्म के नाम पे फिर जो उनमें लड़ाई झगड़ा हुआ, कितने लाखों लोग जो है उसमें मारे गए थे, तो वो इसी चीज़ का है। तो ये पॉलिटिक्स जो है इसका बहुत फायदा उठाती है। ठीक है, अब हमारे इंडिया में जब हमने सारी चीज़ें देखी तो हमने कहा भैया इसका सोल्यूशन निकालो। गवर्नमेंट ने बोला क्या सोल्यूशन निकाला जाए, तो गवर्नमेंट ने निकाला वहाँ से कि इंडिया को बना दो सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट मतलब होता है जिस भी किसी कंट्री का जो है कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होता है, वो वहाँ पे किसी एक लैंग्वेज को, एक रिलीजन को है प्रमोट नहीं करती है, वो सबको इक्वल जो है वहाँ पे जो है वो दी जाती है कि इक्वल है हमारे यहाँ पे, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो,
चाहे वो हमने कहा कोई सी भी लैंग्वेज हो, उसके बेसिस पे कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता कि हम जो है ये धर्म हमारा ऑफिशियल धर्म है, ये चीज़ें नहीं होती वहाँ पे। अब हमने कहा सेकुलर स्टेट में क्या होता है, एक तो सबसे बड़ी बात होती है इसमें कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है, ठीक है। हमने कहा स्टेट कभी भी किसी के मैटर में, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, आप कैसे भी आपकी पूजा पाठ करते हो, उससे किसी को स्टेट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आप कोई सा भी धर्म फॉलो कर रहा हो, कभी भी स्टेट आके इंटरफेयर नहीं करेगा कि आप इस तरीके से एक्टिविटीज करो, ठीक है। वो कभी भी नहीं कहेगा कि हम किसी भी धर्म के नाम पर किसी भी हमारे सिटीजन से डिस्क्रिमिनेशन करते हो। वो कभी नहीं कहता कि ये हिंदू है इसलिए हम इसको ज्यादा राइट्स देंगे, ये मुस्लिम है तो इसको राइट्स दें, नहीं। वो कहते हैं कि इंडिया के सिटीजन है इसलिए हम इनको राइट्स दे रहे हैं, ठीक है। फिर हम आगे की तरफ गए। अब वो है कि हमने कहा कि हमने सब सेक्युलर स्टेट है, तो हमने कहा वो चाहे कोई भी कम्युनिटी, चाहे जो लैंग्वेज मतलब पढ़ाई पढ़ सकती है, चाहे जो जॉब कर सकती है, अपने धर्म को कैसे भी चाहे वो प्रोपगेट भी कर सकती है, हर तरह से हमने इसको फ्रीडम दे दी, क्योंकि ऑफिशियल धर्म है ही नहीं। लेकिन हमने कहा जैसे श्रीलंका, हमने जो चैप्टर है हमारा जो पावर शेयरिंग, उसमें हमने पढ़ा था श्रीलंका में बुद्धिस्ट धर्म को ही, मेजोरिटेरिज्म जो था उसको फॉलो करते हुए बुद्धिज्म को ज़्यादा फॉस्टर किया जाता था। लेकिन हमने कहा जैसे यूके है, वहाँ पे किसको, क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा किया जाता है, पाकिस्तान में इस्लाम को बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसी तरह हमारे इंडिया में जो है हमने कहा डज नॉट ग्रांट एनी रिलीजन अ स्पेशल पोजीशन। हमने कहा हमारे सामने सब इक्वल है, हम नहीं चाहते कि लड़ाई झगड़ा हो, ठीक है। उन्होंने कहा हर धर्म हर कम्युनिटी को हम जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि उसको फ्रीडम मिलेगी, अपने धर्म को कैसे भी बिलीव्स है प्रैक्टिसेस है आप उसको परफॉर्म कर सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं, ठीक है। ये सारी हो गई। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बोलता है, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन वो नहीं करता है कि हर हमारे सामने तो हर धर्म इक्वल है, हर धर्म जो है चाहो जैसे आप अपनी प्रैक्टिसेस फॉलो करो, यहाँ पे कोई भी धर्म के नाम पे आप पे रोकथाम नहीं होगी। और लेकिन अगर किसी धर्म में ऐसी गलत इल प्रैक्टिसेस हो रही है, जैसे कि अनटचेबिलिटी वगैरह चीज़ है, इनको वो रोकने की पूरी कोशिश करता है। जैसे हमारे पुराने टाइम में हम देखते हैं अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, तो उन सबको रोकने की वो बहुत कोशिश ज़रूर करता है। सेक्युलर स्टेट है, धर्म के मामले में कोई रोक टोक नहीं करेगा, बट इल प्रैक्टिसेस है उनको रोकने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अब ये जो है ना, जैसे इक्वालिटी वो आता है हमारे यहाँ पे चुनावी माहौल बनता है, कास्ट को इतना बड़ा मुद्दा बना के प्रेजेंट किया जाता है, और उसके बेसिस पे जो है आप चाहो जो करा लो उनसे, आप जो है उनके सेंटिमेंट्स के साथ खेलो और उनसे चाहो जो करवा सकते हो। और आप जब तक, आप ध्यान रखना, वो जात के नाम पे उसके सामने जब तक इलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक वो नेता आसपास नजर आएगा, बाद में वो नेता आपको बिल्कुल कहीं नजर ही नहीं आएगा कि नेता गया कहाँ। तो ये मतलब हर बार के चुनावी माहौल का होता है कि पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, फिर भी सेम चीज के पीछे फॉलो होता है। ये देखिए इस तरह का लालच दिखा के जो है इन लोगों से वो गधा मजदूरी करवाई जाती है, फिर भी हर 5 साल में सेम चीज में यही चीज यहाँ पे की जाती है कि हम आपको क्या करेंगे, एक जो वहाँ पे अच्छी पोजीशन दिलाएंगे, आपकी कम्युनिटी मेजोरिटी में आएगी, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, ये सारे दिखावे किए जाते हैं, ये सारे इनके साथ इनको जो है लालच दिए जाते हैं, और हर बार इस लालच में वो फंस जाते हैं। हमारे यहाँ पे कास्ट इनइक्वालिटीज आपको पता है बहुत ज्यादा है, ठीक है। कास्ट इनइक्वालिटीज क्या है हमारे यहाँ पे, क्या है बहुत सारा ऐसा है कि पहले स्टार्टिंग में जब हम बात करते हैं तो कैसा था हमारे यहाँ पे, हमने कहा हमारे यहाँ पे ब्राह्मण्स होते थे, ठीक है, पहले ब्राह्मण्स थे, फिर हमने कहा क्षत्रियाज हैं, पहले इस तरीके से था ना हमारा क्लासिफिकेशन पूरा, फिर उसके बाद में वैश्यास थे, ये हमारा वर्ण सिस्टम था, एंड देन शूद्रास। तो पहले क्या होता था कि ब्राह्मण्स और जो ये अपर कास्ट होती थी उनको तो बहुत सारे जो है अपॉर्चुनिटीज दी जाती थी, बहुत सारी प्रिविलेजेस प्रोवाइड की जाती थी, बट जो ये शूद्रास होते थे इनको बहुत मतलब गलत तरीके से ट्रीट किया जाता था। इनको किसी भी तरह की कोई जो है हमने कहा कि फैसिलिटीज नहीं दी जाती थी, कोई तरह की, हम लोग कहते हैं कि इनको किसी भी तरह की प्रिविलेजेस भी प्रोवाइड नहीं की जाती थी। लेकिन अब क्या होने लगा, जब हमने देखा कि शूद्रास के साथ में बहुत गलत हो रहा है, उनको अनटचेबल्स की तरह किया जाता, तो फिर बाद में एक रिजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट हमारे सामने निकल के आया था, जिसमें हमने कहा उसके बेसिस पे हमने SC ST OBC और जनरल ये सारी कैटेगरी हमने बांट दी थी, ठीक है। जैसे हमने जेंडर डिवीजन होता है वैसे इनका भी डिवीजन कर दिया गया कि ये लोग बैकवर्ड है, इन सबको उठाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको एक साथ लेके आना पड़ेगा। लेकिन अब इन्हीं जो हम कहते हैं ना, इन्हीं जो मुद्दों के ऊपर अब जो है पॉलिटिक्स खेला जाता है, ठीक है। ये सब चीजें हैं यहाँ पे।
हमारी जो यहाँ पे है बहुत सारी सोशल आपको इनइक्वालिटीज़ दिखेगी सोसाइटीज़ के अंदर, ठीक है। इसमें आप देखोगे हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीज़न देखने को मिलता है कि जो हमेशा से जो काम करे, जैसे जो हमने कहा कि जो कॉबलर है तो वो पीढ़ियाँ उसकी कॉबलर का काम कर रही है, गोल्ड स्मिथ है तो वो मतलब उनकी पीढ़ियाँ गोल्ड स्मिथ का काम कर रही है। तो इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें दी जा रही है। उनके कुछ रिचुअल्स होते थे, वो सैंक्शन थे कि ये डिवीज़न आपको ये काम करना है। पहले जो वर्ण सिस्टम था यही था ना, ब्राह्मण्स जो वेद वगैरह पढ़ा करते थे, क्षत्रिय जो है वो जो लड़ाई झगड़े करते थे, जो प्रोटेक्शन किया करते थे, वैश्यास जो ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे, शूद्रास जो उनको सर्विसेज प्रोवाइड किए थे और अनटचेबल्स होते थे, ठीक है। ये सारी सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। अब जो है हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि अब यहाँ पे है जो वो क्या होता है, सिमिलर ऑक्यूपेशन वो लोग करते हैं, सेम कास्ट में वो लोग शादियाँ करते हैं, वो लोग जो है डिड नॉट डाइन विथ मेंबर्स फ्रॉम अदर कास्ट, वो दूसरे लोगों के साथ खाना नहीं खाते थे। ये सब होता था ना पहले, शूद्रास के साथ में ब्राह्मण्स बैठ के खाना नहीं खाते थे, इवन वो तो आमने सामने भी नहीं आ सकते थे। अगर मतलब ब्राह्मण वहाँ से क्रॉस हो रहा है, सामने शूद्रा आ रहा है, तो उसमें शूद्रास की गलती मानी जाएगी। तो फिर उसको बोला जाता है तुम कोई ढोल वोल बजाते हुए आया करो ताकि ब्राह्मण को पता चल जाए कि सामने से शूद्रा आ रहा है और वो अपना रास्ता चेंज कर ले। तो पता इतना मतलब इतना ज़्यादा हमारे यहाँ पे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता था। अब है ना, ये था एक्सक्लूड करते थे हम हमारी सोशल, इसको हम लोग सोशल एक्सक्लूजन ही कहेंगे, हम इसको डिस्क्रिमिनेशन ही कहेंगे। और ये डिस्क्रिमिनेशन क्या था, आउटकास्ट ग्रुप्स के टूवर्ड था, ठीक है। इनह्यूमन भी था जब आप इस तरीके से चीज़ें कर रहे हो, अनटचेबिलिटी कर रहे हो, तो ये कास्ट इन इक्वालिटीज हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। अब इन्हीं चीज़ों को मुद्दा बना के हर साल जो है इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप आगे चलते हैं। अब जो हमने कहा कि इन जो अनटचेबिलिटी थी इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा चीज़ें करी गई। हमने कहा जो ज्योतिबा फुले थे, या हमने कहा गांधी जी थे, बी आर अम्बेडकर साहब थे, या हमने कहा पेरियार थे साउथ में, उन लोगों ने मतलब जो केरला के थे, उन सब ने क्या है इन अनटचेबिलिटी के खिलाफ बहुत आवाज़ें उठाई थी। अब जैसे यहाँ पे जो एक था टेम्पल एंट्री पे भी बड़ी बात उठाई जाती थी कि टेम्पल में एंट्री नहीं दी जाती थी। जो अनटचेबल्स थे, शूद्रास थे, लोअर कास्ट वाले लोग थे, उनको टेम्पल एंट्री नहीं दी जाती थी। तो अंबेडकर साहब और जो पेरियार साहब थे उन्होंने इसके लिए बहुत काम किया कि इन अनटचेबल्स को भी उसमें जाना चाहिए। फिर उसके बाद में रिजर्वेशन वाली थियरी आई कि आप रिजर्व कर दो इनको, इनको हर जगह जो है आप क्या करो कि आप चाहे जॉब्स हो चाहे एजुकेशन हो, हर जगह आप इनको अगर ना रिजर्वेशन दोगे तो ये लोग भी आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। अगर हमें इन कास्ट इनइक्वालिटीज इन सब चीज़ों से अगर उठना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी चेंजेस लाने पड़ेंगे। वो चेंजेस आप कैसे ला सकते हो, सोसाइटी में बहुत सारे डेवलपमेंट्स करो, लोगों को पढ़ाओ, उनको अर्बनाइजेशन की तरफ ले जाओ। सिटीज़ में ये चीज़ें कम देखने को मिलती है, रूरल एरियाज़ में आपको ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर उनका ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी भी होनी चाहिए, मोबाइल जो आप ऑक्यूपेशन चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये चीज़ें होने के बाद में क्या काफ़ी हद तक कम हो चुका है। हम कह रहे हैं अभी लिटरेसी की वजह से या अर्बनाइजेशन की वजह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, पूरी तरह खत्म नहीं हुई है बट काफ़ी चीज़ें खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब क्या होता है, सेम जो पहली चीज़ें क्या होती थी कि एक ही जो कास्ट वाले लोग सेम ऑक्यूपेशन फॉलो कर रहे थे, वहीं शादियाँ होती थी, ठीक है, उनके साथ में अनटचेबिलिटी होती थी। बट बोला गया अगर चेंजेस लाए जाएंगे तो लोग क्या होंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम चीज़ें देख रहे हैं, बहुत सारे कास्ट रिलेटेड चेंजेस भी हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। हमने कहा इसके बहुत कोशिश किए जा रहे हैं, मैंने कहा ना ऊपर सार ये लोग थे, ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज स्टार्ट किया था, गांधी जी ने भी हरिजन उनको कहा था कि भाई ये तो चिल्ड्रन ऑफ गॉड है, ये सब चीज़ें वो लोग कर रहे थे बहुत सारे। फिर हमने आगे क्या कहा, अगर हम इनको मॉडर्न एजुकेशन देते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू देयर सिग्निफिकेंट प्रेजेंस, मतलब लोगों के बीच में अगर हम उनको देंगे तो वो क्या होंगे, आगे ग्रो करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेटस रिमेन्स क्लोजली लेना, अब हमने कहा जो जितना पैसे वाला होगा तो ये चीज़ें उससे दूर होगी, तो हमने कहा उनको आप क्या इकोनॉमिक बहुत सारी वो चीज़ें प्रोवाइड कराओ, आप क्या करो उनको एजुकेशन दो, आप उनको मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ लाने के लिए आप उनको बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड कराओ, तब क्या होगा ये सारी चीज़ें अलग हट जाएंगी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इस तरह से रोल प्ले करती है। आगे चलते हैं। अब ये तो हो गई कास्ट की बातें, अभी कास्ट पॉलिटिक्स में कैसे रोल प्ले करता है, सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। हमने कहा पहले तो कैंडिडेट सिलेक्शन। अब क्या होता है जब भी ये अब चीज़ें होती है ना, जब भी ये पॉलिटिक्स की बातें खेली जाती है तो उसमें क्या किया जाता है, आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है अब यहाँ पे सब चीज़ों के ऊपर जो है ये उठाए जाएगा, डेवलपमेंट हम लाएंगे, ऐसा लाएंगे, लेकिन कास्ट के बेसिस पे आप उनको बांट देते हो, आप उनको अलग अलग कास्ट सेंटिमेंट्स की तरह से आप जहाँ पे जिसकी मेजॉरिटी होगी ना, आप क्या करते हो वहीं उसी मेजॉरिटी का कैंडिडेट सिलेक्ट करके लेके आते हो। क्या करोगे आप लोग, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज, हम लोग तो क्या ही, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज कंसीडर द कास्ट कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरेट वाइल नॉमिनेटिंग कैंडिडेट्स। हमेशा ध्यान रखना वहाँ पे देखा जाता है कि वो जो एरिया है उसमें मेजॉरिटी कौन से ग्रुप की है,
फिर उस आदमी से जो मेजॉरिटी वाला होता है उसी से कैंडिडेट सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि अब क्या करना है हमें, डाइवर्स कास्ट एंड ट्राइब्स टू विन इलेक्शंस। अब हमें एक चीज ध्यान रखना, कभी भी एक के बेसिस पे है ना आप इलेक्शन नहीं जीत सकते हो। आपको अगर इलेक्शन जीतना है ना तो सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होता है, जो भी बैकवर्ड क्लासेस होती है, या हमने कहा जो ऐसी डिप्रेस क्लासेस होती हैं, ट्राइब्स होती है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह हैं, उनको भी इनको साथ लेके चलना है होता है, ताकि इनको वोट दें। इनको बहुत सारे वादे किए जाते हैं, हम आपको इस तरीके से सोसाइटी में सेटल कर देंगे, इस तरीके से आपको इक्वालिटी ला के देंगे। इस बेसिस पे क्या करते हैं वो लोग, पहली चीज तो कैंडिडेट सिलेक्शन मेजॉरिटी से कर लिया, लेकिन कभी भी इन लोगों को पीछे नहीं छोड़ेंगे, उनको भी साथ लेके चलेंगे। तो ये इस तरीके से पॉलिटिक्स में कास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर हमने कहा जब वो कैंडिडेट सिलेक्शन के बाद में अपील्स भी ऐसी की जाती है कि देखिए आपके इसका बनेगा तो ये आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करेगा, आपके लिए मतलब कोई भी अगर आपको कोई ज़रूरत होगी तो ये आपके लिए बात कर पाएगा क्योंकि ये आपके ही ग्रुप में से उठा हुआ है। इस तरीके से कास्ट सेंटिमेंट्स वाले सारे के सारे वादे वहाँ पे किए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कास्ट कॉन्शियसनेस एंड मोबिलाइजेशन। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये चीज़ भी ध्यान रखना है, यहाँ पे हमारे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, तो हर आदमी के पास एक वोट का अधिकार है। आप किसी एक के बेसिस पे आप नहीं जीत सकते कि मेजॉरिटी के बेसिस पे जीत जाओ। आपको क्या है, बहुत सारे चाहे वो बैकवर्ड हो चाहे फॉरवर्ड हो, सबको आपको साथ में लेने के चलने की ज़रूरत होती है। तो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बहुत सारी जो चीज़ें दे रखी है उसमें है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सारे एडल्ट जो है वो वोट कर सकते हैं, 1 पर्सन 1 वोट प्रिंसिपल है। तो अब क्या है, ऐसा तो है नहीं मेजॉरिटी के लोगों को लेके 10 बार वोट दिला के जीत गए आप, नहीं, आपको ज़्यादा लोग चाहिए होंगे तभी आप इलेक्शन जीत पाओगे, ठीक है। तो अब क्या है, लोगों के अंदर एक मतलब वो लेके आनी है, अवेयरनेस वगैरह लेके आनी है कि पुरानी जो भी मार्जिनलाइज्ड क्लास वगैरह थी, जो भी मार्जिनलाइज्ड मतलब होते हैं ना जिनको हमने साइडलाइन कर रखा है, उन सबको वो लोग सब साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो जीतने की कोशिश करते हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, फोकसिंग ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स में गिव द इम्प्रेशन दैट इलेक्शंस रिवॉल्व सोली अराउंड कास्ट, विच इज नॉट एंटायरली ट्रू। फॉर एग्जांपल आपने कहा ऐसा नहीं है कि एक कास्ट के बेसिस पे, वो मैंने बोली थी आपको कि एक कास्ट के बेसिस पे नहीं जीत सकते हैं, क्यों, क्योंकि नो क्लियर मेजॉरिटी ऑफ सिंगल कास्ट इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कभी भी आप किसी में भी चले जाओ, किसी भी आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज को उठा लो, आपको कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा कि वहाँ पे केवल एक ही कास्ट की वो हो क्लियर मेजॉरिटी को, भाई हिंदू ही हैं सारे, मुस्लिम ही हैं वहाँ पे, या शेड्यूल ट्राइब्स ही हैं, वहाँ पे मल्टीपल कास्ट होती है और आप किसी एक को वो नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हो, उन सबका आपको क्या है विश्वास या सपोर्ट आपको गेन करना होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आप ऐसा नहीं कि एक मेजॉरिटी पे आप पूरा फोकस हो सकते हो, नहीं, आपको क्या है सब पे ध्यान देते हुए चलना पड़ता है, सारी कास्ट की तरफ। नो मोनोपोली ऑफ वोट्स होती है, आपको पता थोड़ी है कि हर आदमी को भाई सारे जितने आपने सोचा कि मेजॉरिटी के सारे लोग एक ही लोग को वोट दे देंगे, ऐसा भी नहीं होता है ना। क्यों, क्योंकि वोट बैंक आप कह सकते हो मोस्ट ऑफ द वोट आपको इसके मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि आपको सारे के सारे वोट मिलेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको क्या बोला जा रहा है इसमें कि वोट बैंक है वो आपका, मेजॉरिटी वोट्स आपको मिलेंगे, बट सारे के सारे वो आपको वोट मिले ऐसा जरूरी नहीं है, वोट बट सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शन एक ध्यान में रखना पड़ेगा, मतलब प्रोपोर्शन सपोर्ट देखना पड़ेगा कि कौन कौन से वोटर्स हैं, कितने मुझे चाहिए, सारी चीजें। अब और एक मुद्दा है, मान लो आपने जिसमें मेजॉरिटी खड़ा किया है एक पार्टी ए ने, उसी का मतलब जो है मेजॉरिटी का दूसरा बंदा टीम बी ने स्टार्ट वो खड़ा कर दिया, तो अब तो वोट तो बटेंगे ना, वोट तो कटेंगे एक दूसरे के। सेम कास्ट के लोग खड़े हैं तो आधे लोग उसको वोट करेंगे, आधे लोग उसको वोट करेंगे, तो वोट कट जाएंगे आपके। तो अब इस केस में क्या होता है, आपको क्या करना पड़ा है कि एक किसी एक पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना, आपको सबको साथ में लेके चलना होता है। देखिए वादे हैं सारे जो हर साल किए जाते हैं, ठीक है। तो अब ये चेंजिंग पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस बदल रही है कि आपको क्या है, एक चीज ध्यान रखना, आप कितनी ही मेजॉरिटी के लिए आप एक कास्ट के बेसिस पे आपने काम कर लिया है, फिर भी एक साल आप जीत गए, दूसरे साल आप हार जाते हो, मतलब हर 5 साल की बात कर रही हूँ मैं। तो एक बार अगर ऐसा ही होता है कि कास्ट के बेसिस पे अगर आदमी जीता हुआ हमेशा जीत सकता है, तो आपको तो फिर हमेशा ही मतलब एक ही वो मिलना चाहिए कैंडिडेट, बट ऐसा नहीं होता ना। ये क्या होता है, वो जो सपोर्ट वाला आदमी होता है वो भी हार जाता है इसके अंदर। तो हम नहीं कह सकते कि हमेशा जो है लोगों की प्रेफरेंसेस बदलती रहती है, ये तो हम कह रहे हैं, बट ये नहीं कह सकते कि एक मतलब जो कास्ट के बेस पे खेला हुआ जो गेम था वो हमेशा विनिंग उसमें ही होगा, ठीक है। ये चीजें हो गई इसमें, तो हमने कहा एक रोल प्ले करती है उसके अंदर, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा इस पे डिपेंडेंट है। अब हमने कहा पॉलिटिक्स में कास्ट का क्या रोल है, अब हम क्या कहते हैं, अब जो है इसके अंदर क्या है, इंक्लूजन एंड एक्सपेंशन। अब इसके अंदर हम लोग क्या
करते हैं, जब हम बात कर रहे हैं इसके अंदर कि अब एक मेजॉरिटी ग्रुप है, आपको जब वोट आप खेलने आए, आप जब हमने कहा कि जब आप पॉलिटिक्स मतलब इलेक्शन वाला दिन, इलेक्शन आ रहे हैं, उस टाइम में आप क्या करोगे कि आपके जो कास्ट ग्रुप है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एक कास्ट पे आपको डिपेंड नहीं रखना है, तो आप क्या करोगे और कास्ट को उसमें ऐड ऑन करोगे और सब कास्ट को उसमें करोगे। उससे क्या होगा कि आप क्या है नए नए से वो बनने लग जाओगे। तो इससे क्या होगा, दिस प्रोसेस हेल्प्स इन कंसोलिडेटिंग पॉलिटिकल सपोर्ट एंड एक्सपेंडिंग देयर बेस। अब इसमें क्या होगा, नई पार्टीज को आप, नई कम्युनिटीज को आप इसमें करोगे, आप आसपास की कास्ट को भी करोगे, तो इससे क्या होगा, नई कास्ट को इंट्रोड्यूस करने की वजह से आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका एक्सपेंशन होगा, आपका बेस बढ़ेगा। अब मैंने कहा कोलिशन बिल्डिंग मतलब एक से ज़्यादा ग्रुप्स जो है मिलके जो गवर्नमेंट बनाते हैं उसको कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने कहा आपको कि डिफरेंट कास्ट होती है, ठीक है, डिफरेंट कास्ट है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्राज है, तो उसमें से मैंने कहा कि कुछ दो, जैसे ब्राह्मण और क्षत्रियाज, क्योंकि एक अकेला नहीं जीत सकता, तो ब्राह्मण और क्षत्रियाज दोनों ने क्या करा कि कॉलिशन गवर्नमेंट बना ली, दोनों आपस सामने सामने बैठे और बोले कि अपन दोनों की मतलब सारी रिटर्न वर्क हो रहा है, सब कुछ बातें डिस्कशन हो रही है कि मेरे ये मुद्दे, मेरे ये मुद्दे है, आपस में मिलकर वो एक कॉलिशन बना लेते हैं डिफरेंट ग्रुप्स। और इसी तरह हमने कहा इसको बैकवर्ड और फॉरवर्ड में भी हम लोग कह देते हैं, आगे की तरफ, ठीक है। तो इसमें हमने कहा जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, हमने कहा जहाँ पे आपको लगता है क्लियर मेजोरिटी नहीं है, किसी एक ग्रुप की क्लियर मेजोरिटी नहीं है, वहाँ पे दो ग्रुप जो है डोमिनेंट है, वहाँ एक सिंगल मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो आप उस बेसिस में क्या करोगे, उन दोनों को एक साथ बिठा के उनके सारे मुद्दे जो हैं उनको डिस्कस करोगे और फिर उसके बाद में जो है आगे सारी चीज़ें की जाए, तो वहाँ पे कोलिशन बिल्डिंग देखने को मिलती है। अब हमने कहा और एक नए तरह के कास्ट हमें देखने को मिल रही है, हमने कहा ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र वाले तो हमेशा से कॉन्सेप्ट चल रहा है, लेकिन एक नया कास्ट ग्रुप हमारे सामने आता है, एक होता है बैकवर्ड, एक होता है बैकवर्ड और एक होता है फॉरवर्ड। बैकवर्ड क्लासेस सारे सारे ऐसे जो पिछड़े वर्ग है, जैसे हमने कहा एससी हो गए, एसटी हो गए, ये लोग सब क्या आपस में मिलके ग्रुप बना लेंगे, तो ये हो गए इनकी बैकवर्ड क्लासेस। फॉरवर्ड क्लासेस जो अपर क्लासेस है वो आपस में मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं। तो इस तरीके से जो है एक लड़ाई हमें देखने मिलती है बैकवर्ड क्लासेस और फॉरवर्ड क्लासेस के बीच में। तो ये इस तरीके से चीज़ें हो रही है कि जब हम कह रहे हैं पॉलिटिक्स में जब कास्ट आ जाती है तो इस तरह की चीज़ें होती है, नए ग्रुप्स ऐड होते हैं, नए पुराने ग्रुप्स हटते जाते हैं, एक्सपेंशन होता जाता है, फिर एक क्लियर ग्रुप की मेजॉरिटी नहीं होती तो एक से ज़्यादा ग्रुप्स मिलकर कोलिशन बना लेते हैं और नए तरह के कास्ट ग्रुप्स भी हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमने देखा हमारे यहाँ का जो पॉलिटिक्स है उसमें कास्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, बट हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरीके से ही वो इस पे डिपेंडेंट है। तो आज का हमारा चैप्टर जो है यहीं खत्म होता है। हमने इसमें पूरी सारी चीज़ें देख ली है कि 3 कॉन्सेप्ट हमारे थे। हमने कहा जो है जेंडर है, कास्ट है और रिलीजन, जेंडर है, रिलीजन और कास्ट है, हमने तीनों चीज़ें देखी, किस तरीके से पॉलिटिकली उनमें चेंजेस आ रहे हैं वो चीज़ें देखी। हमने देखा कास्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हर चुनावी मुद्दा है वो, लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते पूरी तरीके से चुनाव इस पर डिपेंडेंट होते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। ओके, थैंक यू।